गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ की ये सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न होंगे इसमें, और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, और ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, और जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यूपीपीएससी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर होता है, 140 प्रश्न आते हैं उसमें, और दूसरा हिंदी का पेपर होता है, 60 प्रश्न आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी, यानी 200 प्रश्न हो गए कुल 200 अंक के। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट होता है वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो हमारी चल रही है टेलीग्राम पर। वो पेड होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी इनमें से? तिलक मोतीलाल नेहरू? नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस? नहीं। सरदार पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MG रानाडे और GB जोशी? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आनंद मोहन बोस। तो डी है आंसर। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रानाडे और GB जोशी द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो नाम याद रखना आपको, रानाडे का और GB जोशी का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग? मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तेलंग के प्रयासों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आनंद मोहन बोस को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तेलंग के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसका उत्तर है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत पूछते हैं वो सवाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था कब? विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। तो विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई? 1893, 1897, 1906, 1907? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पर? कोलकाता के बेलूर में इसका मुख्यालय खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कथन है, इस तरह के सवाल PCS में पूछे जाते हैं, आरओ में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये एक कथन दे रखा होगा, बताना कि किसका होगा वो। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है। और ये कथन किसका है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करेंगे, यानी अस्पृश्यता को बर्दाश्त करेंगे, तो मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा। 7वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने थे? 72 थे, 72 प्रतिनिधि।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, और इसके प्रथम महासचिव थे A.O. हयूम। दोनों का नाम याद रखिएगा कि कौन अध्यक्ष है, ठीक है, और कौन महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो एनी बेसेंट का नाम याद रखिए। ये है कोलकाता अधिवेशन 1917 का। अगर भारतीय की बात पूछे तो 1925 का कानपुर अधिवेशन है, जिनमें सरोजिनी नायडू है, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। अब एक सवाल यह है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। इंडिकेट करके पूछे कि भारतीय कौन थी तो उत्तर बदल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ उत्तर एनी बेसेंट ना होकर सरोजिनी नायडू होगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाता है इनको, ठीक है। प्रख्यात कवित्री थी, राष्ट्रवादी थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये महिला अध्यक्ष थी उसमें। 11वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में 19 की तुलना में मैंग्रोव वन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, और भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब कितना हो गया? 4992 वर्ग किलोमीटर। तो डी है आंसर। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। देखिए, टोटल मेंबर पूछेगा तो कुछ और आंसर होगा, इलेक्टेड पूछेगा तब कुछ और होगा, नॉमिनेटेड पूछेगा तब कुछ और होगा। तो कुल मेंबर तो 404 हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है इसने निर्वाचित कितने हैं, तो 403 निर्वाचित हैं, एक है नॉमिनेटेड, यानी टोटल 404 हो गए। यहाँ पूछा निर्वाचित, तो आंसर क्या है इसका? 403, ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है, लेकिन इलेक्टेड पूछे निर्वाचित 403 है, और नॉमिनेटेड 1। माउंट मणिपुर कहाँ पर स्थित है? माउंट मणिपुर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। आपको ज्ञात हो कि जो माउंट हैरियट है अंडमान निकोबार का, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नहीं है तो प्रयागराज को हटा दीजिए, वाराणसी को हटा दीजिए, उत्तराखंड में भी नहीं है तो हरिद्वार को हटा दीजिए। यह है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार हेतु एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बेतवा नदी का प्राचीन नाम शतुद्री था, और यह चंबल की सहायक नदी है। बेतवा चंबल की सहायक नदी नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बेतवा का प्राचीन नाम बेत्रवती था, शतुद्री तो सतलज का है। तो सही कोई नहीं है, 1 2 3, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर, ना तो 1 और ना ही 2। तो बेतवा नदी जिसका प्राचीन नाम है वेत्रवती, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है ये। शतुद्री सतलज का प्राचीन नाम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारतीय नदियाँ और उनके प्राचीन नाम एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। जैसे कि काबुल का प्राचीन नाम कुंभा, झेलम का वितस्ता, चिनाब का आस्कनी, रावी का परुष्णी, सतलज का शतुद्री, ठीक है, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा, घग्गर का दशद्वती, और गोमल का है प्राचीन नाम गोमती। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? पहला, दूसरा, तीसरा।
माता टीला डैम ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश के, फुलहर झील या गोमलताल पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश के। फुलहर झील या गोमलताल से निकलती है गोमती नदी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सही है ये। माता टीला डैम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सही है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी जिले में सही है। तो सारे के सारे समझ लेते हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अधिभ्रक ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जनरल साइंस का ये प्रश्न है। वेयर इज द एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड? नियर द हार्ट, हृदय के पास, नियर किडनी, वृक्क के पास, नियर द ब्रेन, मस्तिष्क के पास, और नियर द लंग्स, फेफड़ों के पास। यह स्थित होती है मस्तिष्क के पास, यानी नियर द ब्रेन, सी है इसका आंसर। तो अधिभ्रक ग्रंथियां जो हैं प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित छोटी ग्रंथियां हैं। अधिभ्रक ग्रंथि का जो बाहरी भाग है हार्मोन पैदा करता है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कॉर्टिसोल हो गया और हो गया एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये हैं वो दो हार्मोन्स जो इससे स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप और तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं जो निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। चयापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब हो गया इम्यून सिस्टम, रक्तचाप हो गया ब्लड प्रेशर, और तनाव की प्रतिक्रिया हो गई स्ट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अस्थमा एक चिरकालिक विकार है जिसके कारण क्या होगा? निमोनिया हो जाएगा, दिल की रुकावट, वायुमार्ग में सूजन, या त्वचा पर चकत्ते। दमा की बात हो रही है मेनली, ठीक है। तो दमा में क्या होता है? वायुमार्ग में सूजन। देखिए दमा जो है फेफड़ों के लिए वायुमार्ग की एक सूजन संबंधी बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है और कुछ मनुष्यों में कुछ शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में बलगम के अत्यधिक उत्पादन के कारण फेफड़ों के वायुमार्ग जो है वो बहुत संकीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। फेफड़ों के वायुमार्ग बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। दमा के सबसे आम लक्षणों में घबराहट होती है मानव में, सीने में जकड़न होती है, थकान होती है, खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज, एंडीज और क्यूलेक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी 12 जून को भी पूछा गया था, ठीक है। लेकिन मलेरिया से रिलेट करके नहीं पूछा था, वो डेंगू से रिलेट करके पूछा था जिसका उत्तर था एंडीज। एंडीज के काटने से होता है। यहाँ फीमेल एनाफ्लीज यानी मादा एनाफ्लीज इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया का। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। जब मच्छर मानव को काटता है तो परजीवी यानी प्लाज्मोडियम रक्त प्रवाह में मुक्त हो जाते हैं और वे लीवर में चले जाते हैं तथा परिपक्व परजीवी कई दिनों के बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और जो आपकी आरबीसी है उसको संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। देखिए मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमित मच्छरों द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। तो परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये जो परजीवी है वो आपकी आरबीसी में फैल जाते हैं जिससे संक्रमित कोशिकाएं फट जाते हैं। और इन प्लाज्मोडियम की बात करें, यहाँ पी का मतलब प्लाज्मोडियम है। तो 4 प्रकार के होते हैं ये, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओब्ले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है, जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। मलेरिया त्वचा के माध्यम से फैलता है जिसका अर्थ क्या हो गया? इसे निम्न माध्यम से भी संचारित किया जा सकता है। कौन कौन से? जैसे रक्त आधान से, ठीक है, रुधिर चढ़ाने से और अंग प्रत्यारोपण से, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी। देखिए मलेरिया परजीवी शरीर पर आक्रमण करता है लेकिन लंबे समय के बाद वह निष्क्रिय हो जाता है। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो दवाएं हैं वो है कुनैन, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पालतू है बहुत पूछते हैं इस सवाल को, और है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अब बात करें डेंगू की, तो डेंगू बुखार एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। एड्स में वायरस डैश को मारता है, किसको किल करता है? टी हेल्पर सेल को, बी सेल को, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाओं को, या फिर इयोसिनोफिल्स को।
देखिए मेनली लिम्फोसाइट्स को ये अटैक करता है और उनको आपकी टी हेल्पर सेल यानी टी सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसका हम HIV का एग्जाम्पल लेके इसको समझें तो जब HIV संक्रमण लिम्फोसाइट्स यानी टी सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है तो यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। लिम्फोसाइट्स जो है क्या काम करती है, वो कई संक्रमण से और कैंसरों से हमें बचाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का ये पूरा नाम है, एक पुरानी संभावित जीवन धमकी वाली स्थिति है जो मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस के कारण होती है ये। ठीक है, HIV जो है एक रेट्रो वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर आघात करता है। ज़्यादातर लोग जिनका जल्दी निदान हो जाता है और HIV के लिए दवा ले लेते हैं वो लंबे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जो HIV है वो टी लिम्फोसाइट्स यानी जो सहायक कोशिकाएं टी कोशिकाएं उनको नष्ट कर देता है। और टी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से एंटीजन का सामना करने के बाद जो है ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो इन्हीं को नष्ट करता है HIV। तो 20 प्रश्न थे ये जिनमें हमने प्रैक्टिस की जनरल साइंस के प्रश्नों की, ज्योग्राफी के प्रश्नों की और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट का PDF आप प्राप्त कर सकते हो, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में।